हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 8 जनवरी के करंट अफेयर। तो हम दूसरा हफ्ता शुरू कर रहे हैं जनवरी का। आइए वीडियो को शुरू करते हैं हिंदी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जयपुर गए थे। वहाँ पे उन्होंने 58वां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसे मिला है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, एक चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें हर राज्य का जो मुख्य सचिव है वो मिला था यहाँ पे। तो चीफ सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जयपुर में। तो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है राजेंद्र नगर थाना, जो कि हैदराबाद में है। ये अवार्ड निकालता है हमारा गृह मंत्रालय। आप देख सकते हैं अमित शाह यहाँ खड़े हैं और जो पुलिस है उसे अवार्ड दे रहे हैं। तो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है और ये हैदराबाद में लोकेटेड है, तेलंगाना में। अंडरस्टूड। दूसरा सबसे बेस्ट है भारत का शेरघाड़ी थाना। शेरघाड़ी थाना ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। और तीसरा बेस्ट है सेरामपुर थाना। सेरामपुर थाना जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। अंडरस्टूड। तो 17,000 पुलिस स्टेशन में से ये 3 बेस्ट हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बेस्ट किस बिना पे डिक्लेयर होते हैं? बेस्ट डिक्लेयर होते हैं कि वो साइबर कितने एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, और एफआईआर वगैरह को कितनी जल्दी निपटा पाते हैं, सुलझा पाते हैं, केस की तफ्तीश होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सीसीटीएनएस जो होता है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग पुलिस सिस्टम, उसको वो कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे डिसाइड होता है भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। और तेलंगाना की एक और चीज़ है जो अभी अभी बेस्ट डिक्लेयर की गई थी पूरे इंडिया में, वो क्या है? तो अभी भारत में आप जानते हैं 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। भारत में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, राइट। तो डेल्टा रैंकिंग निकाली है नीति आयोग ने, यानी भारत का कौन सा आकांक्षी ब्लॉक ऐसा है जिसमें विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विकास पूरे इंडिया में जो हुआ है वो तिरियानी कुमारम भीम ब्लॉक में हुआ है, जो आसिफाबाद जिला तेलंगाना का है। तिरियानी कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला, ब्लॉक का नाम है तिरियानी कुमारम भीम ब्लॉक, आसिफाबाद जिला, तेलंगाना। इसको पहला पोजीशन मिला। और दूसरे नंबर पे था कौशंबी ब्लॉक, कौशंबी जिला, यूपी का, वो था दूसरे पोजीशन पे। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं तेलंगाना के बारे में कि टाटा और बोइंग ये दोनों मिलके जो हैं हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। तो अभी अभी इन्होंने जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर होता है, अटैक करने के काम आता है, जिसे बोइंग बनाता है, उसका फुसिलाज बनाया है। फुसिलाज मतलब जो मेन बॉडी होती है। तो 250वां फुसिलाज बनाया AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का टाटा और बोइंग ने। कहाँ पे? हैदराबाद। तो टाटा और बोइंग की जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, ये हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस सरकार है। और वहाँ पे जो गिग वर्कर हैं, जैसे डिलीवरी बॉय या कैब चलाने वाले ड्राइवर वगैरह, उनको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया। एक्सीडेंट इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया है। तेलंगाना की सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है जनवाणी कालुष्य निवारणी। जनवाणी कालुष्य निवारणी। यहाँ पे जनता की शिकायतों का, कालुष्य मतलब शिकायत, तो उनका निवारण किया जाएगा, खास तौर पे अगर वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है उनकी कोई शिकायत। हाल ही में प्रोजेक्ट वीर गाथा, इसका तीसरा संस्करण शुरू हो गया है राष्ट्रीय स्तर पे। इसमें 100 विजेताओं का चयन किया गया। रक्षा मंत्रालय की पहल है ये, किसके साथ मिलकर? तो ये संयुक्त पहल है, रक्षा मंत्रालय ने हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू करा था वीर गाथा प्रोजेक्ट। वीर गाथा प्रोजेक्ट जब आज़ादी का अमृत महोत्सव था तब स्टार्ट किया गया था। तो ये तीसरा चरण है इसका, वीर गाथा तृतीय। वीर गाथा तृतीय को कब लॉन्च किया गया था? 13 जुलाई 2023 को। रिजल्ट अब आया है। क्या होता है इसमें वीर गाथा में? इसमें ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता है। आपको भारत के जो वीर पुरुष हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे हमारे परमवीर चक्र विजेता हो, उनके ऊपर ऐसे लिखना होता है। तो करोड़ों लोग ऐसे लिखते हैं, करोड़ों, सच में करोड़ों ऐसे आते हैं, और उसमें से सिर्फ 100 विनर सिलेक्ट होते हैं। इस बार टोटल 1.37 करोड़ स्टूडेंट्स ने ऐसे लिख के भेजा था। सोचिए, 1.37 करोड़ में से 100 स्टूडेंट्स को विजेता डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। 25 विजेता होते हैं क्लास 3 से क्लास 5 तक, 25 विजेता क्लास 6 से क्लास 8,
क्लास 9 और 10 से 25 और 11वीं और 12वीं से 25, तो टोटल 100 विजेता होते हैं। और इन 100 विजेताओं को क्या मिलता है? एक तो इन्हें 10,000 रुपये का कैश मिलता है। दूसरा, ये राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ बोलते हैं, कर्तव्य पथ पे जो रिपब्लिक डे परेड होगी उसको भी देख सकते हैं, उसको देखने का सुनहरा मौका भी इन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, 100 विजेता जो है उन्हें 10,000 रुपये का कैश मिलेगा और रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ पे जो होगी उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे इन्हें बैठने का मौका मिलेगा। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? हमारे शिक्षा मंत्रालय ने हमारे रक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया था एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर, इसको मिला है पूरे इंडिया में नंबर 1 का अवार्ड। दूसरे नंबर पे रहा गुजरात। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अभी जो एडवांस एस्टिमेट आए हैं पहली बार इस वित्तीय वर्ष, अब ये वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है 3 महीने बाद। ये वित्तीय वर्ष कब खत्म हो जाएगा? ये वित्तीय वर्ष जो है 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो आपको ये बताना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसके द्वारा हाल ही में जारी वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान आ गए हैं, यानी हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा। अभी एस्टिमेट है, अभी तो साल भी खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च को तो खत्म होगा ये वित्तीय वर्ष, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है 7.3%। ये है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। इनके हिसाब से भारत का जो रियल जीडीपी है वो लगभग 171 लाख करोड़ के आसपास है, 171.79 लाख करोड़। ये हमारा इस साल के लिए जीडीपी रहेगा। और पिछले साल जो हमारा था वो था 160 लाख करोड़, यानी ये जो जंप है ये 7.3% का है। बाकी अगर मैं जीडीपी ग्रोथ रेट जो कंफर्म करा है सरकार ने, ये तो एस्टिमेट है अभी पूरे साल का, तो अभी 2 ही क्वार्टर का आया है, अप्रैल, मई और जून 2023, इसमें था 7.8%। और जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 इसमें था 7.6%। क्लियर? ये आपको पता होगा कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना ग्रो करेगा। जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 7.6% और अप्रैल मई जून में 7.8%। ये भारत सरकार ने कंफर्म कहा था। बाकी पूरे साल के तो भी एस्टिमेट आने हैं और आए हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली कम ज़्यादा होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद तक नाम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंचायत से संसद तक तो किस संगठन के द्वारा करवाया गया? आईसीपीएस के सहयोग से। आईसीपीएस बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री स्टडीज, हिंदी में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, आईसीपीएस। इसने किसके साथ मिलकर करवाया ये पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम? इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया, तो ये कराया राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर। ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा है राजस्थान में। तो ये 500 लोग बुलाए थे इन्होंने। ये 500 महिलाएं वो हैं जो या तो किसी पंचायत की हेड है यानी सरपंच हैं, या ये किसी अर्बन लोकल बॉडी को लीड कर रही हैं, नगर निगम वगैरह को लीड कर रही हैं। और उनको मोटिवेट किया गया कि आप कोशिश करिए, सांसद बनिए, लोकसभा या राज्यसभा में आइए, तो पंचायत से संसद तक आइए, राइट। और वैसे भी आपको बता दूं, जो हमारा जो पंचायत है उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, ये है 73rd अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में 1993 में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और इवन जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसमें भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है अकॉर्डिंग टू द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट दोनों ही 1993 के हैं और इनके हिसाब से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है म्यूनिसिपैलिटी में और पंचायत में। और ये जो है आईसीपीएस, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को 1965 में शुरू किया गया था। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कब बना था? 1992 में। इसकी चेयरमैन है रेखा शर्मा। ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में गूगल, डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है? ह्यूमनॉइड मतलब या तो मानव जैसा दिखने वाला या मानव जैसे कार्य करने वाला, उसे बोलते हैं ह्यूमनॉइड। तो इसका नाम है मोबाइल अलोहा, राइट। ये आपके घर में खाना बना सकता है, कुकिंग कर सकता है, बर्तन धो सकता है, ये बहुत सारे काम कर सकता है, आपकी लॉन्ड्री कर सकता है वॉशिंग मशीन में, यानी एक हेल्पर का काम करेगा, एक मेड का काम करेगा। इसकी कीमत लगभग $20,000 होगी। और ह्यूमनॉइड, इसको गूगल और
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। क्लियर? तो ये किसका कंपटीटर होगा? ये कंपटीटर होगा सोफिया का। सोफिया नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने। दुनिया की बहुत बड़ी लीडिंग रोबोटिक्स कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स। और टेस्ला कंपनी का एक ऑप्टिमस नाम का रोबोट है। ऑप्टिमस नाम का रोबोट है टेस्ला का, ये भी ध्यान रखिए। बाकी दुनिया में पहली बार एक रोबोट को सीईओ बना दिया गया है। इस रोबोट का नाम है माइका, MIKA, माइका या मीका, जो भी आप बोलना चाहें। मीका एक सिंगर भी है ना, उनको मीका बोलते हैं, ये ऐसे लिखते हैं वो अपना नाम MIKA। और कोलंबिया देश की कंपनी है। कंपनी का नाम है डिक्टेडोर, शराब की कंपनी है डिक्टेडोर, DICTADOR, डिक्टेडोर। तो ये माइका जो है पहला रोबोट है जो कि कंपनी का सीईओ बन गया है। हाल ही में आदित्य L1 पर किस तारीख को ये हम गंतव्य तक पहुंच गए? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पहुंच गया अपने गंतव्य तक, जो सूर्य पृथ्वी लैंग्रेंजियन बिंदु है। लैंग्रेंजियन बिंदु मतलब ये L1 पॉइंट पे गया है जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो ये धरती है और ये सूरज है, तो धरती और सूरज के बीच में ये सिर्फ 1% डिस्टेंस है जहां पे हमने इसे बिठाया है। धरती से 15 लाख किलोमीटर ये पॉइंट है जिसको L1 बोलते हैं, और ये धरती और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ 1% है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे धरती और सूरज के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप 1.5 मिलियन किलोमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो 1% है, तो इंटू 100 करोगे तो पूरा 100% हो जाएगा। तो 6 जनवरी को पहुंच गया ये, जहां हमें पहुंचाना था L1 पॉइंट पे, वहां पहुंच गया। ये मिशन PSLV C57 की मदद से हुआ था, आदित्य L1। और आदित्य L1 हमने कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर को लॉन्च किया था। ये जो पूरा मिशन था, इसकी वो कौन थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर? इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी निगर शाजी। एक महिला है जिनका नाम है निगर शाजी, ये थी इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इन्होंने अहम रोल जो है वो इसमें प्ले किया था, राइट। और साइंटिस्ट कौन थे जो हेड कर रहे थे इस पूरे मिशन को? डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन के जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थे जो हेड कर रहे थे इस मिशन को, वो थे डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम। ये भी बात आपको याद रखनी है, ये भी बात इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, हेल्दी मतलब स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी हाइजीनिक साफ सुथरा, जहाँ पे फूड स्ट्रीट फूड मिलेगा आपको, इसका नाम है प्रसादम। इसका उद्घाटन किया उज्जैन में किया, जो महाकालेश्वर मंदिर के लिए मशहूर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, तो उनका मेला भी लगता है यहाँ पे। उज्जैन में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ पे 17 दुकानें होंगी और यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा एकदम हाइजीनिक। तो ऐसी 100 हमें स्ट्रीट फूड स्ट्रीट इंडिया में बनानी है। हमारा टारगेट है किसका? हम ये टारगेट है FSSAI का। तो एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है इन्होंने, इस प्रोजेक्ट का नाम है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 2 मंत्रालयों ने मिलकर चलाया है। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है FSSAI जो इसको लीड कर रहा है, और इनका साथ देंगे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। तो हमें 100 हेल्दी स्ट्रीट फूड स्ट्रीट इंडिया में तैयार करनी है। एक में हम 1 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे। खैर उज्जैन वाली थोड़ी महंगी हो गई, इसमें 1.75 करोड़ का खर्चा हुआ है, 1.25 करोड़ का खर्चा इसमें हो गया है प्रसादम को तैयार करने में। अगर आप उज्जैन जाएं, महाकालेश्वर मंदिर जाएं, जहाँ पे 1 से 1.5 लाख डिवोटीज हर रोज आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो स्ट्रीट फूड है वो मिल जाएंगे और बहुत ही हाइजीनिक। तो यहाँ पे FSSAI ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है जो भी दुकान वाले हैं, जैसे दस्ताने पहनिए, मान लो आप गोलगप्पे खिला रहे हो तो दस्ताने पहनिए, कैप पहनिए कि बाल वाल खाने में ना गिर जाए, कैप पहनिए, एप्रन पहनना पड़ेगा आपको, सफ़ेद रंग का जो वो पहनते हैं ना डॉक्टर्स, एप्रन, वो पहनना पड़ेगा। साफ सफाई का ध्यान रखिए। आपको यहाँ पे भी बता दूं कि एक ऐप भी लॉन्च करा मनसुख मांडविया ने जिसका नाम है मनहित। मनहित, MANNHIT, मनहित। ये ऐप किस लिए है? ये मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए है। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर आपको स्क्रीन करेगा कि कहीं आपको कोई मानसिक अवसाद या कोई रोग तो नहीं है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, कहीं वो तो नहीं है। भारत
ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हज समझौता उस पर हस्ताक्षर करे हैं? हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, उनमें से एक है, राइट। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हज यात्रा तो सऊदी अरब में होती है। तो कितने लोग जा पाएंगे भारत से हज यात्रा करने अगले साल? 1,75,025, यानी रफली कहें तो 1,25,00,000 हज यात्रा कर पाएंगे 2024 में। और हज यात्रा मक्का शहर में होती है, जो सबसे पवित्र शहर माना जाता है मुस्लिम्स के लिए। और यहाँ पे काबा है। काबा को अल्लाह का घर बोलते हैं, हाउस ऑफ अल्लाह, हाउस ऑफ अल्लाह। इसे विश्व व्यापार संगठन जनेवा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले थे ब्रजेंद्र नवनीत, अब है सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी विश्व व्यापार संगठन जनेवा में हमारे स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस देश के साथ अल उदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का समझौता करा है? अमेरिका के बहुत सारे सैन्य आधार हैं, मिलिट्री बेस हैं। मध्य पूर्व में यानी गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस इनका कतर में है। यहाँ पे 10,000 सैनिक तैनात हो सकते हैं अमेरिका के। इसका नाम है अल उदीद एयरबेस। 10,000 सैनिकों के अलावा यहाँ पे ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और यहाँ पे बहुत सारे लड़ाकू विमान वगैरह भी अमेरिका ने रखे हुए हैं। तो ये इनका बहुत ही एक एडवांस्ड जो है मिलिट्री बेस है 10 साल के लिए। और तो कतर और अमेरिका की दोस्ती बहुत गहरी है। कतर को अमेरिका ने अपना नॉन नेटो एलाई डिक्लेयर किया हुआ है, यानी एलाई मतलब दोस्त। अमेरिका के दोस्त नेटो वाले सभी हैं, लेकिन ये नॉन नेटो एलाई है। कतर नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका का एलाई है। हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के लिए एयरनेट इंडिया का नया एकीकृत वेब पोर्टल आया है, यानी भारत के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनकी हेल्प करेगा एयरनेट इंडिया का नया वेब पोर्टल। एयरनेट इंडिया किस मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक वैज्ञानिक निकाय है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, यानी मीटी मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। तो इन्होंने एयरनेट वेब पोर्टल लॉन्च करा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये बहुत सारी सेवाएं प्रदान करेगा उन्हें, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमाइज वेबसाइट बना के देगा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। उनको कोई डोमेन नेम चाहिए, उसको रजिस्टर करवाएगा। जैसे मान लो मेरी चितकारा यूनिवर्सिटी है, मुझे अपनी वेबसाइट का नाम चाहिए chitkara.edu, तो उसको अवेलेबल करवा देगा, उसको रजिस्टर करवा देगा वेबसाइट को। डोमेन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसे। DNS डोमेन नेम सिस्टम, वैल्यू एडेड सर्विसेज। वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट बना के देगा पूरी, कहाँ पे क्या, वो सब काम इस पे होगा एयरनेट के वेब पोर्टल पे। एयरनेट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करती है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन है। पैलेस ऑफ एजेई, एजेई एक पैलेस है, महल है। इसको 16 साल के बाद और 20 मिलियन यूरो का खर्चा करके इसका नवीनीकरण हुआ है, आधुनिकरण हुआ है। कहाँ पे है ये? आपने वो सुना होगा सिकंदर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, मासाडोनिया साम्राज्य के राजा थे। उनका महल था, ये उन्होंने बनवाया था। ग्रीस में है, यूनान में? तो आंसर है यूनान। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको अब रिपेयर करवाया गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है 16 साल के बाद। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया अल्वारो, कौन से देश में आया? ये साउथ इंडियन ओशियन में शुरू हुआ और फिर ये मादागास्कर को हिट किया और फिर ये अफ्रीका की तरफ बढ़ गया है, तो आंसर है मादागास्कर। और ये नाम अल्वारो किसने दिया था? अल्वारो जो नाम दिया था वो मोजाम्बिक ने दिया था। मोजाम्बिक अफ्रीका का देश है, वहाँ के पूर्वी तट पे मोजाम्बिक। तो ये पहला साइक्लोन है जो मादागास्कर में अभी आया है, राइट। एक चक्रवात और आया अभी ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम है उसका? जैस्पर, JASPER। ये अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में आया है। ये नाम ऑस्ट्रेलिया ने ही दिया था और ऑस्ट्रेलिया में ही आया है। किसे कृषि में नेतृत्व के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है 14वीं बार? MS स्वामीनाथन अवार्ड को देता कौन है? पहले तो ये याद रखो, MS स्वामीनाथन अवार्ड को देता है द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, यानी कृषि विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रस्ट है वो इसे देता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को। कौन है प्रोफेसर BR कंबोज? ये चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, हिसार में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उसके ये कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, इनको मिला है। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? ये अवार्ड सेरेमनी ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हुई थी।
वहां पे हुई थी। तो ये अवार्ड 2004 में शुरू किया गया था, 2004 में। किस देश ने अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये देश है नेपाल। नेपाल ने कहा है रोजगार के लिए आप कहीं भी जाओ, लेकिन यूक्रेन हो या रशिया मत जाओ, युद्ध चल रहा है, मत जाओ। वैसे काफी नेपाली सोल्जर ऐसे हैं जो रशिया की आर्मी में काम करते हैं, कम से कम 200 ऐसे हैं। नेपाल भारत को कितनी बिजली बेचेगा अगले 10 साल में? 10,000 मेगावाट। नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट की बिजली बेचेगा अगले 10 सालों में। इस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दिया है। ये करा है श्रीलंका ने। तो अक्टूबर 2023 की बात है, श्रीलंका में चाइना का एक जहाज आ गया रिसर्च करने के लिए, जिसका नाम था शी यैन 6। भारत ऑब्वियसली बहुत नाखुश था, क्योंकि किसको पता है रिसर्च करने आया था, हो सकता है जासूसी करने आया हो। कोलंबो बंदरगाह पे आया था, काफी दिन रुका रहा। भारत ने भी अपनी औपचारिक आपत्ति जताई थी। तो श्रीलंका ने कहा 1 साल के लिए अब किसी भी देश का जहाज मेरे समुद्र में नहीं आएगा। श्रीलंका अपने रिश्ते खराब भारत के साथ नहीं करना चाहता। इस योजना ने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो आईएसबी हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वहां पे पब्लिक पॉलिसी डायलॉग हुआ, कॉन्क्लेव, उसमें इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन में प्रथम पुरस्कार जीता। तो एक तरह से भारत सरकार की सबसे इनोवेटिव योजना यह है स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय से चलाता है। और स्वामित्व योजना को इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो हुआ था इंदौर में, वहां पे गोल्ड मेडल भी मिला था। इतनी फेमस और इतनी हिट योजना है ये स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय चलाता है इसे। इसमें पूरा खर्चा केंद्र सरकार करती है, यानी केंद्र विभाग की योजना है। ये योजना 24 अप्रैल को शुरू हुई थी 2020 को, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है 24 अप्रैल, और ये खत्म हो जाएगी 31 मार्च 2025 को, यानी 2024-25 तक ये चलेगी। इसमें गांव में जो जमीन के टुकड़े हैं उनकी फोटो खींची जाती है सैटेलाइट से, ड्रोन्स वगैरह से, और जमीन की जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होते, राइट। तो ये है स्वामित्व योजना। पैरादीप फिशिंग हार्बर, पैरादीप फिशिंग हार्बर मतलब जहाँ पे मछली पकड़ते हैं पैरादीप में, इसका आधुनिकीकरण होगा। कहाँ पे है ये ओडिशा में है। ओडिशा में कौन से जिले में है पैरादीप? जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। महानदी का पानी यहाँ पे आता है पैरादीप पोर्ट पे, और 18 महीने में इसका आधुनिकीकरण होगा। खर्चा होगा 108 करोड़ रुपए, और ये पूरा खर्चा हमारी केंद्र सरकार देगी। कौन सा मंत्रालय देगा? ये देगा हमारा मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पूरा का पूरा पैसा देगा। पैरादीप फिशिंग हार्बर जो है वो मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था हमारा वीडियो 8 जनवरी का। मिलते हैं 9 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।